हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। देखिए, अगर मैं कहूं कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है तो मैं आपसे सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं और उस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक के अंदर हमें एक्चुअली में क्या पढ़ना होता है। क्योंकि एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस पर दिया गया है और वहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकते हैं क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले आप सोचिए कि अगर इस दुनिया में सभी इंसान की जो हाइट है वो एक सी होती, यानी एक समान हाइट होती, सभी के सभी इंसान जो हैं उनकी हाइट, सभी की हाइट एक समान होती। फॉर एग्जाम्पल 5 फीट 5 इंच, सभी 5 फीट 5 इंच के होते, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप किसी इंसान को लंबा और किसी इंसान को बौना कह सकते थे? आपका आंसर होगा डेफिनेटली नहीं कह सकते थे। अगर आज मैं किसी इंसान को लंबा कह रहा हूं, किसी इंसान को बौना कह रहा हूं, तो उसके पीछे एक रीजन है कि इंसानों की हाइट में वेरिएशन है। क्योंकि कुछ लोग बौने हैं तो आप उन लोगों को जिनकी हाइट ज्यादा है आप उनको लंबा कह सकते हैं, या कह सकता हूं कुछ लोग लंबे हैं इसलिए वो लोग जो लंबे नहीं हैं उनको मैं बौना कह सकता हूं। दैट इज द कंसेप्ट। यही कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में, कि अगर आप किसी भी पेयर ऑफ अलील जो कि एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, अलग अलग हैं, अगर आप उनमें से किसी एक अलील को डोमिनेंट कह रहे हैं और दूसरे अलील को रेसेसिव कह रहे हैं, तो उसके पीछे यही रीजन है कि जरूर कोई ऐसा मॉडिफिकेशन अलील में हुआ है जिसकी वजह से एक अलील जो पहले नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता था, जो एक नॉर्मल अलील था, वो मॉडिफाइड हो गया और उसके मॉडिफिकेशन से उसका जो एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरीके से अफेक्टेड हुआ कि वो या तो अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी को खो देता है, लॉस कर देता है, या फिर वो कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म करने लगता है जो नॉर्मल ना हो या नॉन फंक्शनल हो। इन सच कंडीशन आप किसी अलील को जो मॉडिफाइड हो चुका है और वो नॉर्मल अलील के कंपैरिजन में क्योंकि फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, आप उसको रेसेसिव कह देते हैं। और जो अलील आज भी नॉर्मल है, अपने नॉर्मल ट्रेट को एक्सप्रेस कर सकता है, आप उसको डोमिनेंट कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी अलील के डोमिनेंट बनने के पीछे जो एक कहानी है वो दूसरे किसी अलील की, उसके साथी अलील के मॉडिफाइड होने की वजह से ही शुरू होती है। यानी कि हम पूरे कंसेप्ट को समझेंगे लॉ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में, और इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कुछ बेसिक सी चीजें। देखिए, आपको मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, ज्यादा समय ले सकता है आपका, लेकिन ये कंसेप्ट जो मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिलीवर करता हूं और करूंगा उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन आप वो कंसेप्ट क्योंकि समझ जाते हैं और वो आपके आगे के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइम आपके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा कह सकते हैं नुकसानदायक नहीं है। क्योंकि आप अगर समय एक बार देकर किसी चीज को समझ रहे हैं हमेशा के लिए, तो वो मुझे लगता है समय आपको देना चाहिए। इसलिए इस लेक्चर को आपको आखिरी तक देखना है और इस लेक्चर को आखिरी तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आखिर किसी भी अलील को हम डोमिनेंट क्यों कह देते हैं या किसी अनदर अलील को हम रेसेसिव कहते हैं, तो उसके पीछे क्या कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहली चीज मैं आपको जो बता रहा हूं, जो हम पहले से भी जानते हैं कि कोई भी जीन, कोई भी अलील, जनरली हम जानते हैं कि कोई भी जीन जो होता है वो इंफॉर्मेशन को कंटेन किया होता है और वो एक्सप्रेस करता है किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप या ट्रेट को। क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिनके पास उनकी सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा हर जीन की एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास रखते हैं। यानी कि उनके पास वो जीन की एक्स्ट्रा कॉपी जो उनके होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होती है, हम उसको जनरली कंसीडर्ड करते हैं पेयर ऑफ अलील्स। तो ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी वो आप पहले से जानते हैं, लेकिन ये यहां पर बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी जीन के दो अलील्स प्रेजेंट हैं किसी इंडिविजुअल में तो वो आपस में एक दूसरे के समान हो, वो आपस में आइडेंटिकल हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील रखता है और उसको हम जनरली जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस कह सकते हैं। तो ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस जो है उसको हम कैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक मैं कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल की तरह।
जिससे आपको पहले मैं समझाऊंगा कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के पीछे का जो कह सकते हैं बेस है वो क्या है। उसके बाद मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा एक ऐसे जीन का जो किसी एंजाइम को एक्सप्रेस करता होगा, जैसा कि एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एक ऐसा एग्जांपल जो आपको यह समझाने में हेल्प करेगा कि कोई भी एक अलील डोमिनेंट और कोई दूसरा अलील रेसेसिव क्यों माना जाता है। तो देखिए, आप कंसीडर करिए कि दो टीचर्स हैं, जिसमें से एक टीचर आपके सामने बना हुआ है और उसका नाम मैं जो रख देता हूं वो रख देता हूं मैं ए। ये कोई ए नाम का एक टीचर है जो फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाता है, यानी ए नाम का ये टीचर जो है वो फिजिक्स का एक्सपर्ट फैकल्टी है। और दूसरा एक और टीचर मैं रख रहा हूं जिसका नाम मैंने यहां पर रख दिया बी, और ये जो बी नाम का फिजिक्स टीचर है, फैकल्टी है, ये भी बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाता है। यानी कि आई कांट डिफरेंशिएट, मैं दोनों को बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि इनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल इक्वली वैलेंट, मतलब एक समान फिजिक्स पढ़ाते हैं। दोनों ही फिजिक्स बिल्कुल एक सी पढ़ाते हैं, दोनों का कंटेंट एक सा होता है, दोनों की डिलीवरी ऑफ लेक्चर एक सी होती है, दोनों हमेशा क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ाते हैं, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर दोनों में से किसी भी एक फैकल्टी से फिजिक्स पढ़ते हैं अपनी कोचिंग में, तो उनको कभी भी ये फील नहीं होता कि ए फैकल्टी जो है वो अच्छा है या बी फैकल्टी जो है वो अच्छा है या इनमें से कोई एक खराब है, क्योंकि दोनों ही बच्चों के लिए बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि दोनों की फिजिक्स डिलीवर्ड करने की कैपेसिटी, तरीका और हर एक चीज, बिल्कुल एक्सपर्ट नॉलेज जो होना चाहिए दोनों का बिल्कुल एक सा है। तो मैं फिलहाल कह रहा हूं कि ए एंड बी आर फिजिक्स फैकल्टीज एंड बोथ आर इक्वली वैलेंट, दोनों बिल्कुल एक समान फिजिक्स पढ़ाते हैं और बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी भी क्लास में ए फैकल्टी चला जाए फिजिक्स पढ़ाने या किसी दूसरी क्लास में बी फैकल्टी चला जाए, उन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से कोई भी क्लास में आ जाता है, बच्चे बराबर एंजॉय करते हैं और फिजिक्स को बिल्कुल इक्वली समझ सकते हैं इनमें से किसी भी फैकल्टी से। अब भाई होता क्या है, जैसे कि दोनों फैकल्टीज फिजिक्स को बिल्कुल इक्वली पढ़ा रहे हैं, एक समान पढ़ा रहे हैं, दोनों की पढ़ाने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक फैकल्टी जो है इनमें से, यानी कि ए फैकल्टी, एक ए है और एक बी है, इनमें से अब जो ए फैकल्टी होता है उसकी शादी हो जाती है। तो ए नाम का जो फैकल्टी था फिजिक्स का, उसकी शादी हो जाती है, और जब ए नाम के फैकल्टी की शादी हो जाती है तो अब कुछ मॉडिफिकेशन या बदलाव यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। यानी ए फैकल्टी ने अपनी क्या कर ली, शादी कर ली, किसी लड़की के साथ उसकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। जब ए नाम के फैकल्टी की शादी हो जाती है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन यानी उसमें कुछ बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ए एंड बी जो फिजिक्स फैकल्टी है, दे आर अलील्स, दोनों इक्वली वैलेंट हैं, दोनों नॉर्मल फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप उनमें से किसी को डोमिनेंट रेसेसिव नहीं कह सकते हैं, दोनों एक सा परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, किसी एक फैकल्टी की शादी हो जाती है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक अलील में म्यूटेशन हो जाता है, किसी एक अलील में मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो जिस भी अलील में मॉडिफिकेशन हो रहा है वो ए है, यानी कि हमारा फैकल्टी जो फिजिक्स का ए नाम का फैकल्टी है उसकी अब शादी हो जाती है। शादी इज जस्ट लाइक टू मॉडिफिकेशन और म्यूटेशन। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो उसमें बदलाव आते हैं वो इन तीन में से कोई एक बदलाव आ सकते हैं। मैं आपको तीन बदलाव, तीन मॉडिफिकेशन बताने वाला हूं जिनमें से कोई एक बदलाव आ सकता है। पहला बदलाव क्या हो सकता है, पहला चेंज क्या आ सकता है फैकल्टी ए में, तो केस नंबर 1 को हम स्टडी करते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो फैकल्टी ए है वो शादी होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल फिजिक्स पढ़ाने लगता है जैसा कि वो पहले पढ़ाता था, या थोड़ा सा वो हो सकता है लेस एफिशिएंट हो जाता है, यानी कि वो कह सकते हैं कि फिजिक्स पहले की तरह ही पढ़ा रहा है, कोई चेंज नहीं आया है, बस थोड़ा सा वो आलसी हो गया है। यानी कि पहले वो एकदम खड़े होकर फिजिक्स पढ़ाता था, पूरी एनर्जी के साथ फिजिक्स पढ़ाता था, बच्चों को कोई भी मौका नहीं मिलता था कि वो ए और बी दोनों फैकल्टी को आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकें। लेकिन आफ्टर द मैरिज जो ए नाम का फिजिक्स फैकल्टी है उसमें कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि वो थोड़ा सा आलसी हो जाता है। वो पढ़ा तो बहुत अच्छा रहा है, वैसे ही पढ़ा रहा है, वही कंटेंट डिलीवर्ड कर रहा है, लेकिन कभी कभी वो पढ़ाते पढ़ाते बैठ जाता है, आराम करने लगता है, थोड़ा बहुत टाइम जो है बच्चों के साथ वो हो सकता है कि स्पेंड इस तरीके से करता हो कि वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल ना हो। लेकिन क्योंकि अभी भी बच्चे ये नहीं कहेंगे कि ए नाम का जो फैकल्टी है वो खराब है और बी नाम का फैकल्टी जो है वो अच्छा है, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अभी भी जो ए नाम के फैकल्टी है शादी के बाद उनमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं आए हैं। हालांकि वो थोड़े से लेस एफिशिएंट हो गए, कम एफिशिएंट हो गए, लेकिन फिर भी उनको मैं कंसीडर करूंगा दे आर इक्वली वैलेंट टू बी। इन सच कंडीशन
पहले केस में आफ्टर मॉडिफिकेशन के बाद भी आप ए फैकल्टी को यहां पर ये नहीं कह सकते कि वो खराब हैं और बी फैकल्टी अच्छे हैं, क्योंकि उनमें जो बदलाव आए वो बहुत मामूली से बदलाव है और उससे फिनोटाइप अफेक्टेड नहीं हो रहा है किसी अलील का। इन सच कंडीशन के आप ए फैकल्टी को रेसेसिव नहीं कह सकते और बी को यहां पर डोमिनेंट नहीं कह सकते। लेकिन केस नंबर 2 में आपको स्टडी कराने वाला हूं। आप कंसीडर कीजिए कि जब ए नाम के फैकल्टी की शादी हो जाती है तो उसमें जो बदलाव आते हैं, मॉडिफिकेशन उसमें जो होता है वो इस तरीके से होता है कि अब वो फिजिक्स पढ़ाने तो बच्चों को क्लास में जाता है, लेकिन वो कुछ इस तरीके की फिजिक्स पढ़ाने लगते हैं जो नॉन फंक्शनल है, यानी कि फिजिक्स का ऐसा कोई सिलेबस पढ़ाने लगते हैं जो नीट या आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। वो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इन सच कंडीशन के मैं कहूंगा कि फिजिक्स के फैकल्टी ए के अंदर शादी के बाद आने वाला जो बदलाव है, मॉडिफिकेशन है, वो इस तरीके से हुआ कि वो अब फिजिक्स की क्लास जो ले रहे हैं दैट इज द नॉन फंक्शनल, यानी बच्चों के लिए अब वो लगता है कि बेनिफिशियल नहीं है। इन सच कंडीशन बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि बी नाम का फैकल्टी आज भी फिजिक्स अच्छे से पढ़ा रहा है जैसे कि वो पहले पढ़ाता था, लेकिन ए नाम के फैकल्टी ने शादी के बाद कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि अब वो फिजिक्स जो पढ़ा रहा है वो नॉन फंक्शनल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है बच्चों को। इन सच केस के बच्चे जो होंगे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे कि ए नाम के फैकल्टी से मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स जो वो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस मेरे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि क्योंकि ए नाम के फैकल्टी ने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन अपने अंदर किया कि वो अपना एक्सप्रेशन जो दे रहे हैं इनसाइड द क्लासरूम वो नॉन फंक्शनल है, और आप अब यहां पर कह सकते हैं कि ए नाम का फैकल्टी जो है वो अब रेसेसिव बन चुका है, और अब बी नाम का फैकल्टी को आप कह सकते हैं कि वो डोमिनेंट हो गया, क्योंकि वो बच्चों की अब डिमांड है और बच्चों को अब डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि बी इज द बेटर और ए नाम का जो फैकल्टी है अब वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता, तो उसको बच्चे अब क्या मान रहे हैं कि ही इज रेसेसिव। चलिए केस नंबर 3 में आपसे डिस्कस करता हूं। केस नंबर 3 में आप सोचिए कि जो ए नाम का फैकल्टी है उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद उसमें कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन आता है कि वो अब क्लासरूम में जाता है और जाने के बाद क्लासरूम में जाने के बाद वो बच्चों को पढ़ाता ही नहीं है फिजिक्स, जाकर चुपचाप वो एक चेयर में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कुछ भी कॉपी किताब खोल के पढ़ने लगते हैं और बच्चों से बोलते हैं तुम लोग को जो भी पढ़ना है यार वो पढ़ो, मैं नहीं पढ़ा सकता आपको। इन सच कंडीशन के वो कोई फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जब वो क्लासरूम में जाकर कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों का टाइम जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट होगा, बर्बाद होगा, और बच्चे फिर कोचिंग के मैनेजमेंट के पास जाकर बोलेंगे कि मुझे ए नाम के फिजिक्स फैकल्टी से नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्या वो पढ़ाना ही बंद कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हम बी नाम के फैकल्टी से ही पढ़ें। इन सच कंडीशन के बी नाम के फैकल्टी को हमने यहां पर फिर से क्या बोल दिया, डोमिनेंट, क्योंकि अब ए नाम का फैकल्टी आफ्टर शादी पढ़ाना बंद कर दिया है क्लासरूम के अंदर जाके, तो मैं उसको यहां पर क्या बोल सकता हूं कि वो रेसेसिव है। तो देखिए बी नाम के फैकल्टी को डोमिनेंट बनाने वाला कौन था, तो बी फैकल्टी को डोमिनेंट बनाने वाला था ए, क्योंकि ए ने कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए कि या तो वो नॉन फंक्शनली एक्ट कर रहा है या वो कोई फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। इन सच कंडीशन दोनों कंडीशंस में जो ए नाम का फैकल्टी है वो रेसेसिव बन जाता है, और उसके सामने जो बी है जो पहले नॉर्मल था अब वो क्या बन जाता है, डोमिनेंट। तो यही कंसेप्ट एनसीईआरटी ने एक ऐसे जीन के एग्जाम्पल से आपको समझाया है जो जनरली किसी एंजाइम को एक्सप्रेस करने वाला जीन है, और उस जीन के एक्सप्रेशन यानी कि उस जीन का जो प्रोडक्ट है दैट इज द एंजाइम जो कैटालाइज करता है किसी सबस्ट्रेट को कि वो सबस्ट्रेट अपने आप को कन्वर्ट कर सके किसी अनदर प्रोडक्ट। तो मैं कह सकता हूं कि इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे किसी पेयर ऑफ अलील में से एक अलील में मॉडिफिकेशन इस तरीके से हो सकता है कि वो या तो नॉन फंक्शनल हो जाए या वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म ना करे, कोई एक्सप्रेशन देना बंद कर दे। ऐसी कंडीशन में हम उस अलील के मॉडिफिकेशन के बाद उसको रेसेसिव कंसीडर करने लगेंगे, और उसके साथ वाला अलील जो नॉर्मल एक्सप्रेशन देता आ रहा था हम उसको डोमिनेंस या डोमिनेंट अलील कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। तो आप कंसीडर करिए कि किसी भी इंडिविजुअल में ये एक पेयर ऑफ अलील है, ये एक पेयर ऑफ अलील है और दोनों एक से हैं, दोनों सिमिलर पेयर हैं, और इनमें दोनों अलील जो हैं वो नॉर्मल जीन है, बिल्कुल नॉर्मल जीन है, और वो नॉर्मल एंजाइम को एक्सप्रेस करने वाले जीन है। मैं कह सकता हूं कि इनको मैं वाइल्ड टाइप अलील कह सकता हूं। जब भी कोई अलील
अपनी एक्चुअल फॉर्म को रखता है जो उसके नॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उस अलील को जनरली वाइल्ड टाइप कंसीडर करते हैं। डोमिनेंट या रेसेसिव तो बाद में शब्द आते हैं। अगर कोई अलील नॉर्मल एक्सप्रेशन दे रहा है, आप ऐसे कंसीडर करिए कि जब भी किसी भी इंडिविजुअल के पास पेयर ऑफ अलील आए, उसके ओरिजिन के टाइम पर किसी भी इंडिविजुअल का जब ओरिजिन हुआ तो उसके पास जो पेयर ऑफ अलील थे वो हमेशा से सिमिलर थे और वो बिल्कुल नॉर्मल फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने वाले थे, और उनको हम आज की डेट में वाइल्ड टाइप कह सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि ओरिजिन के बाद ऑर्गेनिज्म के धीरे धीरे समय निकलता गया, जनरेशन टू जनरेशन जो अलील्स हैं वो गैमीट्स के थ्रू ट्रांसमिटेड होते चले गए, और अचानक ये देखने में मिला कि जब किसी पेयर ऑफ अलील में से किसी एक अलील में, फॉर एग्जांपल इस वाले ए अलील में कोई म्यूटेशन की वजह से या किसी मॉडिफिकेशन की वजह से, व्हाट इज द म्यूटेशन और मॉडिफिकेशन, तो मैं कहूंगा एक कैपिटल ए अलील में समय के साथ स्पॉन्टेनियसली स्वतः कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में परिवर्तन आए, चेंजेस आए, म्यूटेशन आया कि वो कन्वर्ट हो गया इनटू स्मॉल ए, यानी कि कैपिटल ए अलील का जो पेयर था वो नॉर्मल था, लेकिन उसमें से कोई एक कैपिटल ए अलील समय के साथ स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशन की वजह से मॉडिफाइडेड हो गया इनटू स्मॉल ए अलील, और मैं स्मॉल ए को कह सकता हूं कि इट इज मॉडिफाइडेड अलील या म्यूटेंट अलील। तो कैपिटल ए ने अपना मॉडिफिकेशन या म्यूटेशन करके अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया? स्मॉल ए में। अब क्या होगा? अब जो स्मॉल ए नाम का मॉडिफाइड अलील है, म्यूटेंट अलील है, विच मे बी अल्टर्ड इनटू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वे, जैसे कि मैंने बोला फिजिक्स का जो फैकल्टी था ए नाम का, उसने शादी कर ली। शादी करना यहां पर क्या था? मॉडिफिकेशन या म्यूटेशन। अब उसमें तीन में से कोई एक चेंज आ सकता है। वैसे ही मैं यहां पर बता रहा हूं कि जो स्मॉल ए में मॉडिफाइड अलील, कैपिटल ए अलील स्मॉल ए में मॉडिफाइड हुआ है, अब वो तीन में से किसी एक वे में अपने आप को अल्टर्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो फर्स्ट नंबर वे क्या हो सकता है? फर्स्ट नंबर केस क्या हो सकता है? आप कंसीडर करिए कि फर्स्ट नंबर केस में जो स्मॉल ए मॉडिफाइडेड अलील है वो इस तरीके से मॉडिफाइडेड हो रहा है कि वो आज भी नॉर्मल फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है, नॉर्मल एंजाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, बट पहले से थोड़े से कम एफिशिएंट एंजाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मैं यहां पर कंसीडर कर सकता हूं कि भले ही कैपिटल ए अलील में म्यूटेशन हुआ और मैंने उसको फिलहाल कंसीडर किया स्मॉल ए मॉडिफाइड अलील, लेकिन उसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ ड्यू टू म्यूटेशन वो इतना कम हुआ कि म्यूटेशन साइलेंट था, साइलेंट म्यूटेशन था, और स्मॉल ए अलील आज भी नॉर्मल एंजाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, जिससे कि बॉडी के अंदर, इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में डेफिनेटली कन्वर्ट हो सकता है, और वो थोड़ा सा लेस एफिशिएंट हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि वो नॉर्मल फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है, इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि जो मॉडिफाइड अलील है वो इक्वली वैलेंट माना जाएगा अनमॉडिफाइड या नॉर्मल अलील के। नॉर्मल अलील मतलब कैपिटल ए के। तो मैं ऐसी कंडीशन में नॉर्मल अलील जो है कैपिटल ए, उसके इक्वली वैलेंट किसको मान लेता हूं? मॉडिफाइडेड अलील को। और ऐसी कंडीशन में आप मॉडिफाइडेड अलील को रेसेसिव नहीं कह सकते, आप आज भी उसे कंसीडर करेंगे नॉर्मल अलील। लेकिन केस नंबर 2, आप कंसीडर कीजिए कि कैपिटल ए नाम का अलील जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिटेड होता गया गैमीट्स के थ्रू, लेकिन अचानक किसी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से उसमें इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है कि अब वो अपना एक्सप्रेशन तो दे रहा है, अब वो एक्सप्रेशन तो दे रहा है, एंजाइम तो बना रहा है, लेकिन जो एंजाइम वो बना रहा है वो एक नॉन फंक्शनल एंजाइम है, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता जो एक्चुअली में बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसी कंडीशंस में फिनोटाइप अफेक्टेड होगा, डेफिनेटली उस इंडिविजुअल की बॉडी में वो पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बन पाएगा जो जरूरी है उसकी किसी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। आप ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि जो मॉडिफाइड अलील है वो जनरली रेसेसिव कंसीडर्ड किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स कि मॉडिफाइड अलील बिहेव एज रेसेसिव। और ऐसी कंडीशन में आप अब नॉर्मल अलील को क्या कह सकते हैं कि वो डोमिनेंट है, और जो मॉडिफाइड अलील है उसको आप अब क्या कह सकते हैं कि ये रेसेसिव है। तो कोई भी नॉर्मल अलील वाइल्ड टाइप अलील को अचानक आपने डोमिनेंट कब बोला? जब किसी दूसरे उसके साथी अलील में होने वाला मॉडिफिकेशन कुछ इस प्रकार से था कि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करता है जो कि बॉडी में कैटालाइज नहीं कर पाता सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाली किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को, तब आपने उसको कंसीडर किया कि मॉडिफाइड अलील एक्ट एज रेसेसिव एंड नॉर्मल अलील अब तुरंत क्या बन जाता है? डोमिनेंट। केस नंबर 3 पर हम आते हैं। आप कंसीडर कीजिए कि जो एक कैपिटल
ए नाम का नॉर्मल अलील था, उसमें म्यूटेशन इस तरीके से होता है कि वो मॉडिफाइड अलील में कन्वर्ट होता है, लेकिन मॉडिफाइड अलील में कन्वर्ट होने के बाद उसमें ये अब चेंज आता है कि वो किसी भी एंजाइम को एक्सप्रेस नहीं करता है। वो इस तरीके से नॉन साइलेंट म्यूटेशन हो रहा है कि वो अलील अफेक्टेड हो रहा है ड्यू टू म्यूटेशन, और वो अपना एक्सप्रेशन देना पूरी तरह से बंद कर देता है, यानी कि वो किसी भी एंजाइम को एक्सप्रेस नहीं करता है। ऐसी कंडीशन में फिनोटाइप डेफिनेटली अफेक्टेड अब भी होगा, जैसे कि प्रीवियस केस में हो रहा था, केस नंबर 2 में हो रहा था। और यहां पर भी आप कहेंगे कि मॉडिफाइड अलील इज जनरली द रेसेसिव अलील, यानी कि जो मॉडिफाइड अलील है वो बिहेव कर रहा है एज अ रेसेसिव अलील, तो नॉर्मल अलील को तुरंत आप क्या संज्ञा दे देंगे कि वो एक डोमिनेंट अलील है। ये 3 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं तब जब कोई एक नॉर्मल अलील में म्यूटेशन की वजह से मॉडिफिकेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है पैराग्राफ, जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, जो कंक्लूजन है इस पूरे कंसेप्ट का, वो ये कि जो अनमॉडिफाइड अलील होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल फिनोटाइप को, नॉर्मल फिनोटाइप को, और उसे हम डोमिनेंट अलील कंसीडर कर सकते हैं। जबकि जो मॉडिफाइड अलील है उसका साथी अलील, उसको हम रेसेसिव अलील कंसीडर कर सकते हैं तब जब वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम को एक्सप्रेस करने लगता है या फिर वो किसी भी एंजाइम को एक्सप्रेस करना बंद कर देता है। लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड अलील दोनों को हम नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे, लेकिन उसमें आपको याद रखना है कि जो मॉडिफाइड अलील होगा वो नॉर्मल एंजाइम को एक्सप्रेस करेगा, हालांकि वो लेस एफिशिएंट एंजाइम होंगे, लेकिन फिर भी आप उसको कंसीडर करेंगे कि वो एक नॉर्मल अलील है। और उस कंडीशन में आप किसी दूसरे अलील को जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, यानी कि अनमॉडिफाइड अलील है, उसको आप डोमिनेंट नहीं कह सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। अब आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट। इस कंसेप्ट को अगर आपको समझना है तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप किसी भी जीन को या किसी भी पेयर ऑफ अलील को लेकर स्टडी करें और आप ये कह सकें कि जो डोमिनेंसी है वो किसी जीन का या उस जीन के प्रोडक्ट का ऑटोनोमस फीचर होगा ही। ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर आप किसी प्लियोट्रोपिक जीन की स्टडी करते हैं। मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया प्लियोट्रोपिक, जो आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। अगर आप किसी प्लियोट्रोपिक जीन की स्टडी करते हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट या एक्सप्रेस कर सकता है, तो वहां पर उस जीन की स्टडी करने पर आपको पता चलेगा कि वो 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। मान लीजिए, कंसीडर कीजिए कि कोई एक जीन है जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और उस जीन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। मैं यहां पर उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये लीजिए आप मान लीजिए कोई एक जीन है और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो कैपिटल बी, अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो कैपिटल बी, स्मॉल बी, और अगर वो रेसेसिव फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है यानी कि होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में है तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल बी। ये आपने केवल मान लिया। ये 3 डिफरेंट जीनोटाइप हो सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, एक जीन के 2 अलील्स को लेकर अगर हम बात करें। तो यहां पर आपने क्या देखा कि आपने देखा कि एक कोई जीन है जो प्लियोट्रोपिक है, यानी कि एक से ज्यादा कैरेक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है, और एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो उसके 3 डिफरेंट जीनोटाइप यहां पर मैं ले सकता हूं, ये दिखाने के लिए कि ये जीन के 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप हैं। अब आप क्या करते हैं, अगर उसी सेम जीन की स्टडी किसी एक कैरेक्टर को लेकर करते हैं, क्योंकि वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, अगर आप एक कैरेक्टर को लेकर उसकी स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं रियल एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं कि पी प्लांट में क्रोमोसोम नंबर 7 पर प्रेजेंट एक जीन है जो 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। पी प्लांट में एक कैरेक्टर का नाम है शेप ऑफ सीड और दूसरे कैरेक्टर का नाम है साइज ऑफ स्टार्च ग्रैन्स। तो अगर मैं सेम जीन को लेकर स्टडी करता हूं किसी एक कैरेक्टर की और वो कैरेक्टर है शेप ऑफ सीड, अगर मैं इस जीन को लेकर एक कैरेक्टर की स्टडी करता हूं शेप ऑफ सीड, और उसी जीन को लेकर अगर मैं दूसरे कैरेक्टर की स्टडी करता हूं जिसको मैं नाम दे रहा हूं साइज ऑफ स्टार्च ग्रैन, क्योंकि मैंने बोला अगर कोई जीन प्लियोट्रोपिक है, वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो वो एक से ज्यादा यानी कि 2 कैरेक्टर को इजीली कंट्रोल कर सकता है। और अगर एक कैरेक्टर है उसका शेप ऑफ सीड और दूसरा कैरेक्टर है साइज ऑफ स्टार्च ग्रैन्स, तो
तो मैं एक ही जीन की स्टडी दो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए कर रहा हूं। जब मैं पहले कैरेक्टर के लिए उस जीन की स्टडी करूंगा यानी कि शेप ऑफ सीड के लिए, तो आपको पता चलेगा कि वही जीन का जो हेट्रोजाइगस यानी डिसिमिलर अलील्स रखने वाला जीनोटाइप है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंस। यानी एक कैरेक्टर को लेकर अगर मैं स्टडी करूं सेम जीन की, तो हो सकता है वो आपको डोमिनेंस दिखाए। और ऐसा रियलिटी में होता है कि जब आप किसी भी पी प्लांट में शेप ऑफ सीड को लेकर स्टडी करेंगे, जैसे कि मेंडल ने अपने 7 में से एक कैरेक्टर को लिया था शेप ऑफ सीड, और स्टडी करने पर उनको हेट्रोजाइगस कंडीशन में, डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील वाली कंडीशन में उनको क्या देखने को मिली थी? डोमिनेंसी। तो अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो जीन जो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, अगर वो एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंसी शो कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरे कैरेक्टर को लेकर स्टडी करने पर भी आपको डोमिनेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और प्रोडक्ट। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं दूसरे कैरेक्टर को लेकर सेम जीन की स्टडी करता हूं यानी कि साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, तो आपको पता चलता है कि यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील रखने पर जो साइज होगी स्टार्च ग्रेन्स की, वो दोनों ही पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल नहीं करेगी, बल्कि दोनों ही पेरेंट के इंटरमीडिएट फिनोटाइप को रिजेंबल करेगी। यानी कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको यह समझ में आ गया होगा, यहां पर आपको 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दी हैं। मैं आपको कंक्लूड करता हूं कि अगर कोई भी एक जीन प्लियोट्रोपिक जीन है तो वो दो कैरेक्टर को इजीली कंट्रोल करेगा, और अगर मैं उसी सेम जीन की स्टडी किसी एक कैरेक्टर को लेकर करूं तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो डोमिनेंस शो करे, और अगर उसी सेम जीन की स्टडी में दूसरे कैरेक्टर को लेकर करूं तो हो सकता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करे। और ऐसा रियलिटी में होता है, क्योंकि जब पी प्लांट के क्रोमोसोम नंबर 7 पर प्रेजेंट एक जीन को लेकर हम दो कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, क्योंकि वो जीन लिटरली प्लियोट्रोपिक जीन है, तो एक कैरेक्टर यानी शेप ऑफ सीड को लेकर स्टडी करने पर डोमिनेंस देखने को मिलती है। लेकिन बाद में जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद सेम जीन को लेकर साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स को लेकर स्टडी की गई, तो पता चला कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में वही जीन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स के बेसिस पर जो ट्रेट या फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा है वो इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स की कर रहा है, यानी कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मैं अब बिल्कुल कह सकता हूं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ। इस सेंटेंस का मीनिंग बहुत सिंपल है कि कोई भी जीन अगर प्लियोट्रोपिक है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो हो सकता है किसी एक कैरेक्टर के लिए वो डोमिनेंसी दिखाए, दूसरे कैरेक्टर के लिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करे। यानी कि डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट। हां, किसी भी जीन का डोमिनेंट होना डिपेंड करेगा इस पर कि आप उस जीन के किस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे हैं। अगर वो जीन प्लियोट्रोपिक है और आप उसके अगर किसी ऐसे कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे हैं जो वो डोमिनेंसी शो कर रहा है, तो हो सकता है वहां उस केस में वो जीन डोमिनेंट माना जाए। लेकिन अगर आप सेम जीन की स्टडी किसी अनदर कैरेक्टर को लेकर कर रहे हैं और वो डोमिनेंस नहीं बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं कह सकते कि वो जीन हमेशा डोमिनेंसी शो करेगा। यानी कि डोमिनेंस होना किसी जीन का डिपेंड करता है इस पर है कि आप उस जीन की स्टडी किस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर कर रहे हैं, इस पर आपका वो डिपेंड करेगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो आज के लेक्चर में जो भी मैंने आपको बताया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पैराग्राफ्स ऑफ एनसीईआरटी, जो आपको सिंपल से एग्जांपल से मैंने समझाया। तो आई होप कि आपने ये चीज समझ ली होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।